हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। स्वागत है मेरे चैनल। एक्चुअली एक बात कहनी है आप लोग को। आज मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर लिया है क्योंकि इंस्पायर हब पे बहुत सारा चैनल था और वो कोई एजुकेशन वाला नहीं था। मैंने सर्च किया तो लगभग 20-25 चैनल इंस्पायर हब से था और बहुत कुछ डाला हुआ था। वो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए आज मेरे दोस्त ने एक नाम दिया है तो आज मैंने उस चैनल का नाम चेंज कर लिया है। मैंने पिछले वीडियो में 3 पढ़ चुके हैं, 3 वीडियो मैंने हिंदी का कर चुका है। उसमें मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया, बस हिंदी का परिचय और इतिहास पढ़ाया है। आज मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है विराम चिन्ह। दोस्तों, ये विराम चिन्ह हालांकि हिंदी व्याकरण में ये चैप्टर नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर है नहीं, लेकिन ये विराम चिन्ह के बिना हमारा हिंदी जो है अधूरा रहता है। कोई भी अगर विराम चिन्ह हो तो हिंदी में सबसे ज़्यादा यही देखा जाता है। तो इसीलिए मैंने एक चैप्टर लेके आया हूँ विराम चिन्ह। इसके बाद हम वर्णमाला स्टार्ट करेंगे, फिर पार्ट बाय पार्ट आपको जो डीएलएड का क्वेश्चन है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है हर एग्ज़ाम में, सारा मैं आप लोग को बताऊँगा। तो आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग सोचते होंगे सर पहले ही ये लिख देते हैं, तो मैं ये इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि आप लोग का नोट्स भी तैयार हो जाए, और पहले इसलिए लिख देता हूँ कि ज़्यादा देर का वीडियो नहीं बने। दूसरी बात, मैं 20 से 25 मिनट का ही वीडियो सोचता हूँ बनाने का, क्योंकि ज़्यादा आप लोग देख नहीं पाओगे और ज़्यादा देखने में अच्छा भी नहीं लगता। ज़्यादा देर तक हो जाए तो आप लोग का खुद ये हो जाएगा कि ये कितना देर का वीडियो है, नहीं देखेंगे या हुआ। इसके लेकर के मैंने बस 20 से 25 मिनट तक का ही वीडियो सोचता हूँ बनाने का, कि इससे ज़्यादा लॉन्ग नहीं वीडियो जाए। और ये इसलिए पहले लिख देता हूँ क्योंकि आप लोग नोट्स में बना सके। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। यहाँ विराम का अर्थ होता है ठहराव। आप लोग जानते होइएगा, सब लोग जानते हैं विराम का अर्थ होता है ठहराव, और ज़्यादा कुछ नहीं। कहीं हम लोग चल रहे हैं तो थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा विराम कर ले, इसका मतलब थोड़ा ठहर ले। आगे चलते हैं। लेखन तथा कथन के स्पष्टीकरण तथा विचारों को सुबोध बनाने के लिए, सुबोध मतलब होता है जो आसानी से समझ जाए, या इसका एक और अर्थ होता है सरल। तो लेखन तथा कथन के स्पष्टीकरण, जो हम लिखते हैं उसका कथन का स्पष्टीकरण मतलब होता है स्पष्ट, साफ नजर आए, ठीक है, साफ सुथरा नजर आए। तो लेखन तथा कथन के स्पष्टीकरण तथा विचारों को सुबोध का मतलब होता है जो आसानी से समझ जाए या सरल। सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आप लोग समझ गए होइएगा। चलते हैं आगे। विराम चिन्हों के बिना भाषाएं अपने उद्देश्य से भटक जाती है। ये सही बात है मेरे दोस्तों। अगर हम लोग लिखते जाए कोई विराम चिन्ह नहीं दे तो अच्छा नहीं लगेगा। वो भाषा जो है अपने उद्देश्य से भटक जाती है। तो वही कहा गया है, विराम चिन्हों के बिना भाषाएं अपने उद्देश्य से भटक जाती है। हिंदी भाषा में एक बात मैं आप लोग को कहना चाहूँगा, कभी भी आप में या नहीं, ये दोनों आप अगर हिंदी में लिखते हैं, में और नहीं, तो हमेशा यहाँ पे आप फुल स्टॉप दीजिएगा। में और नहीं, ये हमेशा यहाँ पे ये लिखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हिंदी भाषा में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया। बहुत सारा विराम चिन्ह जो मैं आपको आगे बताऊंगा। हिंदी भाषा में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जिसमें पहला है अल्प विराम मतलब होता है कॉमा। हम लोग कोई चीज़ लिखते हैं और कॉमा लिख देते हैं, ये है कॉमा मतलब अल्प विराम का अर्थ होता है कॉमा। अल्प विराम का मतलब होता है बस थोड़ी देर के लिए ठहराव। सारा का जितना भी मैं यहाँ पे लिखा हूँ
यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारा का मैं परिभाषा के साथ एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पहला है अल्प विराम कॉमा, दूसरा है अर्ध विराम, इसको कहते हैं सेमी कोलन। इसका साइन ऐसा होता है, देखिए सेमी कोलन, आप लोग साइन भी देखिएगा कैसे होता है। तीसरा है उप विराम, उप विराम उसको कहते हैं कोलन, इसको ऐसे लिखा जाता है, उप विराम को ऐसे लिखा जाता है, एक नीचे और एक ऊपर बूंदी दे करके। चौथा है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम इसको कहते हैं फुल स्टॉप, इंग्लिश में लिखे तो फुल स्टॉप, यहाँ हमने लिखा विराम चिन्ह, अंग्रेजी स्थानापन और संकेताक्षर। जो इंग्लिश है, जो इंग्लिश है, हिंदी है, हिंदी को मैंने इंग्लिश में लिख दिया है कि कोई हिंदी अगर आपको समझ में ना आए तो इंग्लिश आपको समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने हिंदी को इंग्लिश में भी लिख दिया है और उसका साइन यहाँ भी। फुल स्टॉप को अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, एक बूंदी दे करके, और वही अगर हिंदी में लिखते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा। जैसे हम लोग लास्ट में कोई चीज़ लिखते हैं और लिख देते हैं है, तो है में ये रखते हैं, तो ये हुआ हमारा पूर्ण विराम। है लिख दिए तो ये हुआ हिंदी में पूर्ण विराम, और लिख दिए कम, कोई चीज़ इंग्लिश लिए और पूरा तो डॉट कर दिए, ये हो गया फुल स्टॉप। तो चौथा हो गया पूर्ण विराम। पांचवा प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह इंट्रोगेशन मार्क, इंट्रोगेशन मार्क प्रश्न सूचक चिन्ह आप लोग समझते होइएगा। प्रश्न सूचक चिन्ह हम लोग कहाँ लगाते हैं, अगर लिखे व्हाट हैपेंस तो प्रश्न सूचक चिन्ह इंग्लिश में, क्या कर रहे हो, क्या मतलब किसी से अगर कोई सवाल पूछा जाए क्या कर रहे हो, क्या कर रहा है, मैं क्या करता हूँ, तो क्या लिखेंगे प्रश्न सूचक, मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कौन सा काम कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो क्या लगाएंगे प्रश्न सूचक चिन्ह। इसको क्या कहते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंट्रोगेशन मार्क। अगला है विस्मय सूचक चिन्ह, अगला विस्मय सूचक चिन्ह नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन विस्मय सूचक चिन्ह, जिसका साइन ऐसे होता है, एक दंड नीचे दे दिए और एक बूंदी नीचे, विस्मय सूचक चिन्ह। अगला है संयोजक चिन्ह, इसको कहते हैं हाइफन, संयोजक चिन्ह हाइफन, संयोजक चिन्ह हाइफन, बस ये थोड़ा सा दे आता है। ये हाइफन कहाँ दे आता है, जब हम दो शब्द कोई ऐसा रखते हैं उसके बीच में थोड़ा सा रखते हैं, जैसे दो शब्द हम ले लिए, यहीं पे ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई दो शब्द ले लिए दाल रोटी, दाल रोटी, तो बीच में जो इसको रखे हैं इसी को कहते हैं संयोजक चिन्ह, इसी को क्या कहते हैं हाइफन या संयोजक चिन्ह। अगर लिखे राधा कृष्णा, राधा कृष्णा ये लिखते हैं, तो ये बीच का जो हम कॉमा, ये जो डॉट देते हैं इसी को हम कहते हैं संयोजक चिन्ह। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये संयोजक चिन्ह पहचान ले होगा। उसके बाद होता है विवरण चिन्ह, इसके बाद विवरण चिन्ह होता है, विवरण चिन्ह को कहते हैं डैश, विवरण चिन्ह मतलब डैश। अब डैश कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। विवरण चिन्ह, ये संयोजक चिन्ह पहचान लिए होइएगा क्या कैसे होता है। ये विवरण चिन्ह, विवरण का मतलब होता है हम कोई चीज़ बोलते हैं, कोई चीज़ बोलते हैं, जैसे अब हम आगे व्याकरण पढ़ाएंगे, ठीक, तो व्याकरण को हम लिखेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं, लिखे व्याकरण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, और यहाँ जो डॉट दिए और इसके बाद जो हम आंसर दिए, मतलब जो उत्तर दिए, व्याकरण किसे कहते हैं, और व्याकरण के बाद जो ये डॉट दिए इसी को हम कहते हैं विवरण चिन्ह, इसको कहते हैं डैश। उम्मीद करते हैं आप लोग ये समझ गए होइएगा डैश। चलिए आगे चलते हैं, आगे है उद्धरण चिन्ह, 9 नंबर पे है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह इसको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा इसको भी आप लोग जानते होइएगा। अगर कोई चीज़ लिख रहे हैं, कोई चीज़ लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए लिख रहे हैं हिंदी, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा लिख दिए, सॉरी लिख दिए हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है,
यहाँ पे लिख दिए हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया, तो यहाँ कवर कर दिए 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये कर दिए। इसी को कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दो, तो इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं, तो इसी को कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। उम्मीद करते हैं इन्वर्टेड कॉमा समझ गए होइएगा। इन्वर्टेड कॉमा का हिंदी होता है उद्धरण चिन्ह। इन्वर्टेड कॉमा का अर्थ होता है उद्धरण चिन्ह। आगे है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, ब्रैकेट, इसको कहते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट में बंद कर दिए, ठीक है। अब हम कोई चीज लिख रहे हैं, जैसे हम लिखे संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ लिख दिया। इसका शॉर्ट मीनिंग होता है यूएनओ। यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का शॉर्ट नेम होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको हम क्या किए, कोष्ट में बंद कर दिए। तो कोष्टक चिन्ह, ब्रैकेट, कोष्टक चिन्ह आप लोग समझ गए होइएगा। आगे कहते हैं लोप चिन्ह, इलिप्स, इलिप्सिस, लोप चिन्ह। ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग या कोई भी व्यक्ति जब एटीएम से पैसा निकालने जाता है, जब एटीएम से पैसा निकालने जाता है तो एक स्लिप आता है। स्लिप आता है तो आप लोग गौर कीजिएगा, जब स्लिप आता है एटीएम का तो वहाँ पे आपका जो अकाउंट नंबर होता है, मतलब खाता संख्या जो आपका होता है, उसका लास्ट में लास्ट का 4 अंक रहता है। जैसे मान लीजिए 4806 और उससे पहले डॉट 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 ये रहता है, लास्ट का 4 अंक रहता है। आपका मोबाइल नंबर कहीं ये होने जाता है तो लास्ट का अंक मान लीजिए 7178 हुआ और ये डॉट रहता है। तो इसी को हम कहते हैं क्या, लोप चिन्ह। जो कुछ ऐसा चिन्ह जिसको कुछ ढक दे उसको क्या कहते हैं, लोप चिन्ह। इसका सारा मैं डिटेल आगे बताऊंगा, इधर भी है सारा डिटेल में आगे बताऊंगा। सारा का भाषा परिभाषा क्या होता है, कैसे होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, सारा मैं अभी बस समझाने के लिए आपको मैं ये बता रहा हूँ। तो ये हुआ लोप चिन्ह। उम्मीद करता हूँ लोप चिन्ह आप लोग समझ गए होइएगा कि लोप चिन्ह किसे कहते हैं, ठीक। आगे है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह बहुत अच्छे से आप लोग समझा देंगे आपको। देखिए लाघव चिन्ह, लाघव एब्रीविएशन, एब्रीविएशन लाघव चिन्ह क्या होता है, हम लोग चलिए पढ़ते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। लाघव मतलब होता है अल्प, छोटा सा, कोई भी शब्द का छोटा रूप, सबसे छोटा रूप रखते हैं। तो सबसे छोटा रूप देखिए लिख दिया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। यहाँ पे जो ये है ये इसी को हम कहते हैं लाघव चिन्ह। उम्मीद करते हैं यहाँ पे मैंने डॉट डॉट दे दिया है, डॉट 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 दे दिया हूँ, इसी को क्या कहते हैं, लाघव चिन्ह। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। समझ में आ गया मेरे दोस्तों। आगे है तारक चिन्ह, तारक चिन्ह, आगे है तारक चिन्ह, इसको कहते हैं एस्टेरिस्क। ये तारक चिन्ह कभी ये स्टार का चिन्ह होता है, कभी तारक चिन्ह कोई ऐसे, जैसे मान लीजिए कि जैन धर्म में नगानता की प्रधानता थी, तो जहाँ पे नगानता है वहाँ पे हम लोग स्टार दे देंगे। नगानता की परिभाषा है। अगर ये आप लोग यहाँ पे नहीं समझे हैं तो आगे मैं बताऊंगा, इसका परिभाषा बताऊंगा तो आप लोग समझ जाइएगा। नेक्स्ट है त्रुटि चिन्ह, त्रुटि चिन्ह, इसको कहते हैं ओमिशन मार्क। त्रुटि चिन्ह ओमिशन मार्क, इसका ये होता है ऊपर के तरफ या आप नीचे के तरफ करते हैं। अब मैंने इससे पिछले वीडियो में एक पढ़े हुएगा, मैंने बता रहा था कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषा का उल्लेख है। तो मैंने लिखा था संविधान के 8वीं अनुसूची छोड़ दिया था और लिखा था 22 भारतीय भाषा का उल्लेख है, ये तो मैंने लिख दिया था। अब मैंने लिखा 8वीं अनुसूची छोड़ दिया था। तो अगर यहाँ पे अगर कोई शब्द आपसे छूट जाए
तो इसको अगर नीचे हमको लिखना है तो नीचे की तरफ ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 8वीं अनुसूची। इससे आप समझ आएंगे कि जो बीच वाला मेरा जो शब्द छूटा है वो मैंने नीचे लिख दिया है। अगर नीचे अगर जगह ना हो तो अगर हम ऊपर लिखते हैं तो इसको हम नीचे वाला मिटा देंगे और ऊपर ही लिख देंगे अनुसूची। सिंपल है दोस्तों, उम्मीद करते समझ गए होइएगा। आज बस पिछला वीडियो आप देखिए, पिछला वीडियो में मैंने लिखा था कि 8वीं अनुसूची, मैंने अनुसूची छोड़ दिया था, तो बस मैंने ये डैश दिया और नीचे लिख दिया 8वीं अनुसूची। तो ये बीच वाला जो अगर आप कोई शब्द लिख रहे हैं, सॉरी कोई वाक्य लिख रहे हैं, अगर बीच में कोई शब्द छूट गया तो उसको आप इस चिन्ह के द्वारा नीचे डिनोटेट करके आप लिख सकते हैं। तो सामने वाला समझ जाएगा कि बीच का कोई शब्द छूटा था, वो यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे 8वीं 22 भारतीय भाषा का उल्लेख नहीं लिखेगा, यहाँ पे अब वो पढ़ाएगा 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषा का उल्लेख है। उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होगा। अब आता है रेखिका चिन्ह। रेखिका चिन्ह क्या? रेखिका चिन्ह, इसको कहते हैं अंडरलाइन मार्क। इंग्लिश पढ़ते हैं, अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं तो इंग्लिश भी मैंने लिख दिया है। इंग्लिश में आप अगर इंग्लिश समझ जाइएगा तो हिंदी, क्योंकि आप पहली बार हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी का शब्द नहीं जान रहे हैं, तो पहली बार हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी का शब्द नहीं जान रहे, तो इंग्लिश भी मैंने लिख दिया है, तो इंग्लिश में भी आप समझ जाइएगा। तो रेखिका चिन्ह का अंडरलाइन मार्क। अब अंडरलाइन मार्क किसको कहते हैं? जैसे अब चलिए अंडरलाइन में बताता हूँ। चलिए अंडरलाइन मार्क किसको कहते हैं? अब मैं एक चीज एग्जांपल बताता हूं। प्रेमचंद की पुस्तक का नाम गोदान है। अब मैंने पढ़ने के लिए अगर हम बुक उल्टाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? गोदान पे अंडरलाइन कर देते हैं। क्या करते हैं? अंडरलाइन मार्क कर देते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं अंडरलाइन मार्क्स। जब कोई चीज़ पढ़ रहे हैं वहाँ से अगर कुछ आने वाला तो उसको हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं, उसी को तो कहते हैं रेखिका चिन्ह। तो ये हो गया आपको। ये आप लोग यहाँ से विराम चिन्ह का प्रयोग, ये अभी नया चैप्टर है, ये आप स्टार्ट कर लिए हैं, तो यहाँ से ये विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिए। बहुत अच्छा नोट्स तैयार होगा दोस्तों, हर एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। ये नहीं कि बस इसी एग्ज़ाम में, नहीं, हर एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। तो यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। यहाँ तक अब ये मैंने अभी नहीं बताया है, ये मत उतारिएगा, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिए। अब बस यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपको 8 और ये 7, 8 7 15 को चिन्ह है, तो ये 15 चिन्ह तक आप उतार सकते हैं। हम आगे चलते हैं। अब मैंने बताया था कि सारा को डिटेल बताऊंगा, तो सभी को डिटेल। अब फर्स्ट नंबर पे है अल्प विराम। तो अल्प विराम का डिटेल चलते हैं। यहाँ पे अल्प विराम मैंने लिख दिया है। अल्प विराम किसे कहते हैं? तो अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए ठहराव। अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए ठहराव, बस थोड़ा देर के लिए ठहराव। अब आगे पढ़ते उसके बाद समझाएंगे। यह ठहराव उतनी ही देर के लिए होता है जितनी देर एक के उच्चारण में लगता है। मतलब जितनी देर में हम मेरे मुंह से एक निकले, मतलब एक, बस ये ठहराव उतनी ही देर के लिए होता है। जैसे यहाँ पे भी मैंने कॉमा दिया है, यहाँ पे देखिए मैंने अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। यहाँ देखिए, यह ठहराव उतनी ही देर के लिए होता है जितनी देर एक के उच्चारण में लगता है। देखिए यहाँ तो ये पूर्ण विराम है, यहाँ अल्प विराम का चिन्ह मैंने दिया हुआ है। देखिए यह ठहराव उतनी ही देर के लिए होता है, बस हो गया, जितनी देर एक के उच्चारण में लगता है। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ गए होइएगा। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए ठहराव, कि जितनी देर में एक का उच्चारण हो, एक। अब बस मैंने देखिए यहाँ पे दिया हुआ हूँ, ये देखिए अल्प विराम का चिन्ह है यहाँ पे। अब यहाँ मैं पढ़ता हूँ और देखिएगा, यह ठहराव उतनी ही देर के लिए होता है
जितनी देर एक के उच्चारण में लगता है, होता है, रुका मैंने थोड़ा देर, और फिर जितनी देर एक के उच्चारण में लगता है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होइएगा। आगे चलते हैं। अर्धविराम, अर्धविराम 2 नंबर पे है मैंने। अर्धविराम अल्प विराम की अपेक्षा जहां अधिक ठहराव की आवश्यकता हो वहां हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम की अपेक्षा जहां हम थोड़ी देर और ठहर ले, थोड़ा सा ज़्यादा ठहर ले, उसको क्या कहते हैं? अर्धविराम कहते हैं। उसके बाद होता है उपविराम। उपविराम किसे कहते हैं? तो उपविराम जहां अर्धविराम की अपेक्षा अधिक ठहराव वांछित हो उसको हम क्या कहते हैं? वहाँ उपविराम का प्रयोग होता है या उपविराम का प्रयोग कहते हैं। उपविराम जहां अर्ध विराम की अपेक्षा अधिक ठहराव वांछित हो वहाँ उपविराम का प्रयोग होता है। आगे है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जहाँ वाक्य पूरा हो जाए वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ वाक्य पूरा हो गया तो यहाँ मैंने पूर्ण विराम का प्रयोग कर दिया हूँ। जहाँ वाक्य पूरा हो जाए वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो अल्प विराम, अर्धविराम, उपविराम और पूर्ण विराम ये चारों एक ही बार में समझ में आता है। कैसे? तो यहाँ देखिए मैंने एक यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है एक। अब यहाँ पे देखिए अल्प विराम, अल्प विराम का साइन है और अल्प विराम मतलब इसका ठहराव का मतलब होता है 25%, मतलब 25% का ठहराव होना चाहिए। मतलब 100% में से 25% का ठहराव होगा उसको क्या कहेंगे? अल्प विराम कहेंगे। अब जहाँ 50% का ठहराव होगा उसको क्या कहेंगे? अर्धविराम कहेंगे। जहाँ 50% का ठहराव होगा उसको क्या कहेंगे? अर्धविराम कहेंगे। और जहाँ 75% का ठहराव होगा उसको कहेंगे उपविराम। आप लोग हंसते भी होइएगा, सर क्या 25, 50, 75 कर रहे हैं? तो जहाँ 75% का ठहराव हो उसको कहेंगे उपविराम। और जहाँ 100% बैठ गए, नहीं बैठ करके थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा सो लेते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे तो उसको क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। समझ गए? जहाँ थोड़ा ठहराव हो वहाँ अल्प विराम, इससे थोड़ा ज़्यादा हो तो अर्धविराम, इससे थोड़ा ज़्यादा हो तो उपविराम। और जहाँ बैठ ही गए, पूरा ठहर गए, पूरा बढ़िया से आराम कर लिए उसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। तो यहाँ से भी आप एक एक करके आप नोट्स बना सकते हैं। पहले यहाँ से मैं इधर आ जाता हूँ। पहले यहाँ से आप यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक, फिर आप यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ से आप यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद ये जो लाइन मैंने लिखा है यहाँ से यहाँ तक जो लाइन मैंने लिखा है वो नीचे लिख लीजिएगा। अभी तक मैंने 4 तक पूरा पढ़ाया है। 4 तक इसलिए पढ़ाया क्योंकि यहाँ पे ये चारों का यूज एक ही बार में आने वाला था, इसलिए मैंने 4 तक पढ़ाया था। इसका एक वीडियो और बनाएंगे विराम चिन्ह का। देखिए दोस्तों, इससे कोई सवाल नहीं आता है, कोई प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जानकारी के लिए बहुत अच्छे। अगर आप हिंदी के जानकार हैं, अगर आप हिंदी पढ़ते हैं, अगर हिंदी जानते हैं तो इसकी जानकारी तो होनी चाहिए। इसलिए मैंने पहले ये बताया हूँ। आज मैं व्याकरण भी स्टार्ट कर सकता था लेकिन नहीं किया क्योंकि आपको ये बहुत ज़रूरी था। भले एग्जाम में नहीं पूछता हो लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये बहुत आवश्यक था। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी जानते हैं तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसका एक दिन का और होगा क्योंकि मैंने यहाँ 4 तक बता चुका हूँ और 11 और बताना है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो मैं ख़त्म कर दूँगा। तो आज तक इतना ही रहने देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वो भी नोट्स बनाए, वो भी पढ़े, सब लोग मिलकर पढ़िए। और आगे क्या कहते हैं, बस रीजनिंग का बहुत जल्द क्लास स्टार्ट होने वाला है, रीजनिंग का। और साथ में मैं सेट प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। बिहार एसएससी का रीजनिंग का सेट प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी तो बिहार एसएससी का सेट मैं स्टार्ट कर दूंगा जब रीजनिंग स्टार्ट। एक चैप्टर बाय चैप्टर मैंने आपको डीएलएड, बिहार एसएससी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएगा पहले मैं उसको चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ा दूंगा। उसके बाद सेट प्रैक्टिस करवाऊंगा तो सारा माइंड में एक भी सवाल नहीं छूटेगा आपसे, हिंदी हो या रीजनिंग हो। फिर मैथ वाले सर आएंगे कुछ दिन बाद, बस 2-4 दिन की बात है, बस थोड़ी देर में मैथ स्टार्ट हो जाएगी तो मैथ का भी क्लास होगा, तो वहाँ से भी सवाल नहीं छूटेगा। तो ये रहा मेरा आज का, बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक करना नहीं भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।